नमस्कार, लाख टके की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे अंबेडकर जयंती पर एसपी के जरिए नीले झंडे और गमछे के इस्तेमाल पर मायावती भड़क गईं। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नाम लिए बगैर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया गया। मायावती ने कहा कि सिर्फ नीले रंग के इस्तेमाल से कुछ नहीं होगा, दलितों पर बसपा के नीले रंग का ही प्रभाव रहता है। वहीं एसपी ऑफिस के बाहर लगे बैनर में लिखा, लाल नीला एक साथ बदलेगा प्रदेश का हाल। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लखनऊ में अंबेडकर जयंती के मौके पर अखिलेश यादव ने नीला गमछा पहना था। इसे लेकर अब सियासत हाई हो गई है। लखनऊ में एसपी ऑफिस के सामने पोस्टर भी लग गया, जिसमें पीडीए के बढ़ने और एनडीए के घटने की बात कही है। पोस्टर में अखिलेश यादव और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है, जिसमें लिखा है, लाल नीला एक साथ बदलेगा प्रदेश का हाल। कि नीला और लाल उत्तर प्रदेश में एक होने की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि इसका सियासी नफा और नुकसान हमेशा चुनावी रिजल्ट बताते हैं, लेकिन राजनीति में चर्चाएं अपने आप में अहम होती हैं और उन्हीं चर्चाओं के बाद ही एक माहौल वोटर्स के बीच में बनता है, जो समाजवादी पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश के नीले गमछे पर मायावती भड़क गई हैं। बगैर नाम लिए अखिलेश पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि सिर्फ बीएसपी के नीले रंग का ही दलितों पर प्रभाव पड़ता है, बाकी पार्टियों के हथकंडों का नहीं। बीएसपी के नीले रंग को ही विभिन्न रूपों में इस्तेमाल कर रही है, जिसका दलितों पर कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन पर केवल बीएसपी के नीले रंग का ही असर पड़ता है, अन्य किसी और रंग का नहीं। ये विरोधियों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। वहीं मिशन 2027 में जुटी समाजवादी पार्टी ने विजन इंडिया के तहत यूपी के अलग अलग शहरों में टाउन हॉल बैठकें करने का प्लान बनाया है। मेट्रो लेवल पे जो प्रोग्राम की बात हो रही है वो लेके जाया जाएगा और नई जमाने की जो राजनीति है, जिसमें नई चीज़ें इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, नए आने वाली पीढ़ियों को आगे उनको भविष्य कैसा हो, वो कैसा क्या उनके सपने हैं और क्या समाजवादी पार्टी किस तरह उनके सपनों को नए ज़माने के नई चीज़ों से जोड़ के आगे बढ़ाना चाहती है, ये सब इसके माध्यम से लोगों को जानकारी होगी। बीएसपी ने जहां अंबेडकर जयंती पर हुए कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर मनाकर 2027 के चुनाव प्रचार का शंखनाद किया है, वहीं एसपी भी दलित वोटर्स को रिझाते हुए अब टाउन हॉल कार्यक्रम लेकर आई है। अब देखना ये है कि वो इस मकसद में कितना कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और गोरखपुर में सीएम योगी ने महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के सहयोग से बने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। एआई जागरूकता पर गोरखपुर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इससे पहले लखनऊ में टाटा मोटर्स लखनऊ प्लांट में आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। टाटा मोटर्स प्लांट में बने 10 लाखवें कॉमर्शियल वाहन इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी उन्होंने दिखाई। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के सहयोग से बने पूर्वी यूपी के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। एआई जागरूकता पर गोरखपुर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। सीएम योगी के मार्गदर्शन में तैयार किए गए एआई फॉर ऑल अवेयरनेस प्रोग्राम ने एक हफ्ते में 7,64,187 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आप सभी अपनी तालियां मंच तक पहुंचाएं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने इसका सर्टिफिकेट सीएम योगी और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को सौंपा। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उत्तर प्रदेश ये केवल उत्तर प्रदेश नहीं है, अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है और ये अनलिमिटेड पोटेंशियल के इस प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ने में टेक्नोलॉजी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आज उसी का उपयोग करने, उसके अनुरूप वातावरण बनाने का परिणाम क्या है? भारत के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी
मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें 55% उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं वर्तमान में। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने सीएम योगी के साथ गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गुरु गोरखनाथ के दर्शन भी किए। मंदिर पहुंचने पर सीएम योगी ने उनका स्वागत किया और विधि विधान से पूजा अर्चना कराई। लखनऊ में भी टाटा मोटर्स लखनऊ प्लांट में आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। लखनऊ के चिन्हट में टाटा मोटर्स प्लांट में प्लांट बने 10 लाखवें कॉमर्शियल वाहन इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि इसी महीने पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अभी गंगा एक्सप्रेसवे इसी महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका राष्ट्र को समर्पण का भी समारोह होने वाला है। लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे बनने के बाद एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश का योगदान 60% हो जाएगा। 60%। सीएम योगी ने कहा कि इस कार्यक्रम को मात्र एक औद्योगिक उपलब्धि नहीं बल्कि नए भारत और नए उत्तर प्रदेश की उड़ान का लॉन्च पैड बताया। उन्होंने कहा कि यूपी में 25 करोड़ की आबादी और 56% युवा वर्कफोर्स एक बड़ी ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। केंद्र सरकार ने 2029 के लोकसभा चुनावों से महिला आरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए सरकार ने महिला संशोधन बिल और परिसीमन बिल पास करवाने के लिए कल से 18 अप्रैल तक का विशेष सत्र बुलाया है। मायावती ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन कोटे में भी कोटे की मांग हो रखी है। क्यों? इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। केंद्र सरकार ने 2029 के लोकसभा चुनावों से महिला आरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। 16 अप्रैल से संसद विशेष सत्र बुलाया गया है। महिला आरक्षण विधेयक पर प्रधानमंत्री मोदी 16 अप्रैल को लोकसभा को संबोधित करेंगे। सत्ताधारी दलों और विपक्ष ने अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 2029 से लोकसभा में 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने की योजना है। लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। 815 सीटें राज्यों के लिए और बाकी 35 सीटें केंद्र प्रशासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित हैं। 850 में से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा की सीटें कम न हो, इसका थप्पा लगाने के लिए, और दूसरा महिलाओं के लिए जो सीटें होगी वो अतिरिक्त सीटें बढ़ जाए। इतना बड़ा फायदा हमारे दक्षिण भारत के राज्यों को मिले, इसके लिए हम कानून संशोधन के लिए सत्र बुला रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया है। बीएसपी प्रमुख ने केंद्र सरकार से महिलाओं को 33% की जगह 50% आरक्षण देने की मांग की है। मायावती ने एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा निर्धारित करने की मांग की है। मायावती की मांग है कि देश में जल्द से जल्द महिला आरक्षण बिल लागू हो। सही व अब इसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। हालांकि बहुत डिले है, फिर भी हमारी पार्टी इसका, चाहे वो डिले भी हो गया, फिर भी इसका वेलकम करती है, स्वागत करती है। हमारी पार्टी बीएसपी देश की सर्व समाज की महिलाओं को उनके आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण देने की मांग लगातार करती है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने महिला आरक्षण विधेयक की तारीफ की है। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस कदम का समर्थन किया है। साथ ही इस बिल को जेंडर इक्वेलिटी और लोकतंत्र की दिशा में अहम कदम बताया है। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह का भी कहना है कि इस बिल के जरिए सभी दलों को समर्थन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी चाहती है कि महिला आरक्षण बिल लागू हो और उनको 33% का आरक्षण मिले, ताकि उनका उपयोग, उनकी पीड़ा
उनकी बात सदन के अंदर रखी जाए। मोदी सरकार ने संविधान के 131वें संशोधन बिल, परिसीमन संशोधन बिल और केंद्र शासित प्रदेश संशोधन बिल 2026 के ड्राफ्ट सभी सांसदों को भेजे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। संसद का विशेष सत्र कल से शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार साल 2029 से पहले लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार 3 बड़े बिल पेश करने वाली है। पहला बिल परिसीमन कानून 2026 से जुड़ा है, दूसरा 131वां संविधान संशोधन बिल है और तीसरा है दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में महिला आरक्षण लागू करने से संबंधित संशोधन बिल। महिला आरक्षण बिल में संशोधन के लिए सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत है। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश होना है। ये एक संवैधानिक संशोधन बिल है। मोदी सरकार को इसमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं, लोकसभा में 362 सीटें हैं और 363 सांसदों का समर्थन इसमें चाहिए। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 163 से 164 सांसदों का समर्थन चाहिए। दोनों सदनों में 2 से 3/3 बहुमत की जरूरत सरकार को पड़ेगी। और संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक कल पेश किया जाएगा। इसका कई दशकों से काफी ज्यादा इंतजार था और इस ऐतिहासिक फैसले का राजनीति से लेकर फिल्म जगत तक सभी महिलाओं ने स्वागत किया है। मैं बहुत खुश हूं कि इस बार हमारी संसद में इस बात को उठाया जाएगा, डिस्कशन की जाएगी और बहुत वक्त लग गया है। ये हम बात करते रहते थे 33% रिजर्वेशन की, तो अभी ये सही वक्त है। और क्योंकि आज की जो महिला है ना, वो बहुत आई थिंक एजुकेटेड भी हो गई है, अवेयर भी हो गई है और देश में क्या हो रहा है उसमें इंटरेस्ट भी ले रही है। चाहे बेटी बचाओ से उन्होंने शुरू किया जो कार्यक्रम, सोशल एम्पावरमेंट, फिर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और अब राजनीतिक एम्पावरमेंट, जो बहुत जरूरी है क्योंकि महिलाएं जब तक पॉलिसी मेकिंग में नहीं होंगी, महिलाओं के लिए पॉलिसीज कैसे बनेंगी प्रॉपरली। तो प्रधानमंत्री जी के इस कदम का भी हम पूरी तरह से समर्थन देते हैं। महिलाएं तो हैं ही सारे अक्रॉस पार्टी लाइन में। हम सब लड़कियां प्रेरित तो होती हैं, इंस्पायर भी होती हैं, एम्पावर भी होती हैं और साथ ही साथ जो अमेंडमेंट्स होते हैं, इट्स फॉर ऑल वी गर्ल्स, लेडीज एंड वुमेन टू एक्सेल इन आवर एंडेवर्स। सो थैंक यू टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि हमें इतने सारे मौके मिल रहे हैं। दिस इज ट्रूली द दौड़ फॉर ऑल द गर्ल्स और लेडीज जो कुछ करना चाहती हैं अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, अपने देश के लिए। विपक्ष ने महिला आरक्षण संशोधन बिल का विरोध करने का फैसला किया है। परिसीमन को लेकर विपक्ष बिल के खिलाफ वोट करेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम बिल का विरोध करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि महिला आरक्षण बिल राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा है कि हम बिल के खिलाफ नहीं हैं, हम बिल लाए जाने के तरीके का विरोध कर रहे हैं। We all are in favor of Women's Reservation Bill, but the way in which they have brought, for that we have got reservations, and it is politically motivated, just to trap and suppress the opposition parties. The government is doing like this. और इस बीच जानकारी मिल रही है कि नोएडा हिंसा में एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। आरजेडी की 2 महिला नेताओं पर अफवाह फैलाने का आरोप है। प्रियंका भारती और कंचन यादव पर केस दर्ज किया गया है। दोनों पर हिंसा का फर्जी वीडियो पोस्ट करने का आरोप है। वहीं नोएडा में बवाल के बाद अब हालात काबू में है। जगह जगह पर इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। कर्मचारियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। देखिए। नोएडा में बवाल के बाद अब हालात काबू में हैं। जगह जगह पुलिस इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एडीएम के नेतृत्व में 4 टीमों ने 4 किलोमीटर की फुट पेट्रोलिंग की। कर्मचारियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
नोएडा हिंसा में आरजेडी के 2 नेताओं पर अफवाह फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। प्रियंका भारती और कंचन यादव पर सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप है। नोएडा में फैक्ट्रियों के बाहर सैलरी डिटेल्स की कॉपी लगाई गई है। यूपी सरकार ने श्रमिकों के लिए नया सैलरी स्ट्रक्चर बनाया है। धीरे धीरे कर्मचारी काम पर लौट रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में डीएम की अध्यक्षता में औद्योगिक इकाइयों की आउटसोर्सिंग एजेंसियों और संविदाकारों के साथ बैठक हुई। डीएम मेधा रूपम ने सैलरी बढ़ाने के लिए जहां सीएम योगी का आभार जताया, वहीं आउटसोर्सिंग एजेंसियों को नियम कायदे पालन करने का कड़ा संदेश दिया है। अगर उनके द्वारा किसी भी उनके एम्प्लॉय या श्रमिक द्वारा कोई भी उपद्रवी व्यवहार किया जाता है या वायलेंस किया जाता है, उसके लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी। उनका लाइसेंस टर्मिनेट किया जाएगा और उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। नोएडा बवाल के बाद आगरा में साजिश नाकाम की गई। अमित चौधरी को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर आगरा में मजदूरों को भड़काने और रुकसाने का आरोप है। एलआईयू और पुलिस की सतर्कता से साजिश नाकाम हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। वाराणसी कोर्ट ने 24 साल पुराने धनंजय सिंह पर फायरिंग केस में विधायक अभय सिंह को बरी कर दिया है। विधायक के साथ साथ 6 बाकी आरोपियों को भी बरी कर दिया गया है। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर वाराणसी कैंट में 2002 में फायरिंग हुई थी। हमले में मुख्य आरोपी के तौर पर एसपी से बागी विधायक अभय सिंह का नाम सामने आया है। एमएलसी विनीत सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। सबको बरी कर दिया गया है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर वाराणसी कैंट में हुई फायरिंग मामले में वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, जिसमें सपा के बागी विधायक अभय सिंह, एमएलसी विनीत सिंह शामिल थे। न्यायालय ने हमारे साथ न्याय किया, इंसाफ किया। किस तरह के आपको फंसाया गया था, राजनीतिक जोर से फंसाया गया था, क्या हुआ था? उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को और सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने हमको फंसाया। साल 2002 में धनंजय सिंह पर हमला हुआ था, जिसमें उनके बाएं हाथ में गोली लगी थी। जब धनंजय सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था, उस समय उन पर उनके गनर और ड्राइवर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी। इस हमले में मुख्य आरोपी के तौर पर सपा के बागी विधायक अभय सिंह का नाम सामने आया था। इसके अलावा एमएलसी विनीत सिंह समेत करीब 7 लोगों को इस मामले में नामजद किया गया था। सभी को पता है कि ये मुकदमा जो है कि फर्जी तरीके से मेरा नाम पुलिस द्वारा डाला गया था उस समय, जबकि इस मुकदमा के बारे में मुझे न कोई जानकारी नहीं थी। जब इनके ऊपर अटैक हुआ था तो 16 दिन बाद तो मुझे पता चला था कि इनके ऊपर अटैक हुआ है। हम तो थे नहीं, बाहर थे। घटना के समय धनंजय सिंह रारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे। कोर्ट में लगातार मामले की सुनवाई चलती रही। अभय सिंह पक्ष की ओर से लगातार इस घटना में शामिल होने से इनकार किया गया। कोर्ट में इस मामले में पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए जा सके। कोर्ट ने सबूतों की कमी के आधार पर विधायक अभय सिंह समेत तमाम आरोपियों को बरी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश। और आज बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। लोक भवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सम्राट को सीएम पद की शपथ दिलाई है। सम्राट चौधरी प्रदेश के 24वें मुख्यमंत्री बने। बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम भी बना। करीब 2 दशक के बाद बिहार में नीतीश युग का अंत हो गया और अब से शुरू हो गया है सम्राट युग। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखते हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं आज बिहार में नया इतिहास लिखा गया। आज से बिहार में नए युग की शुरुआत हो गई और ये युग है बीजेपी का, जिसके चौधरी हैं सम्राट। पटना के लोक भवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सम्राट चौधरी को सीएम पद की शपथ दिलाई और इसी के साथ सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी को लेकर अमित शाह ने 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान तारापुर की जनता से जो वादा किया उसे निभाया। और आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए।
मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। सम्राट बिहार के सबसे बड़े आदमी बन गए हैं और प्रदेश में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है। सम्राट चौधरी ने लोक भवन में बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से बाद जो पहला बयान दिया, उसने ये साफ कर दिया कि बिहार के विकास को नए सीएम किस रफ्तार से आगे बढ़ाना चाहते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में सिर्फ मोदी नीतीश मॉडल ही चलेगा। आज से ही बिहार के लिए काम शुरू कर दूंगा और बिहार में स्पष्ट तौर पर रहिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश मॉडल ही चलने वाला है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए, जैसी व्यवस्था पिछली सरकार में थी। फर्क बस इतना ही है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का है और दोनों डिप्टी सीएम जेडीयू कोटे के मंत्री। सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय सिन्हा और विजेंद्र यादव एनडीए सरकार को मजबूती देंगे। बीजेपी पहले भी 2 बार बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सीएम हमेशा नीतीश कुमार ही बने। ये पहला मौका है जब बीजेपी के पास सीटें भी ज्यादा है और सम्राट चौधरी के तौर पर उन्हें सीएम भी अपना मिला है। महज 9 साल पहले 2017 में बीजेपी में शामिल हुए सम्राट चौधरी बेहद मुखर और आक्रामक नेता माने जाते हैं। 26 साल पहले विधायक चुने गए, 2024 में डिप्टी सीएम बने और 2025 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद फिर डिप्टी सीएम की शपथ ली। अब उनके पास सीएम के तौर पर पूरे बिहार का शासन चलाने के साथ पार्टी और एनडीए गठबंधन को साथ रखने की चुनौती भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।